भाई कितना भी पैसा आ जाए, कितना भी फेम आ जाए, अपनी औकात को मत भूलो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम अपने आप को नम के चलो, झुका के चलो। सर झुकाओगे ना तो इसका मतलब तुम्हारी इज्जत नहीं खराब, सर झुकाने से तुम्हें इज्जत मिलती है, ये लोग नहीं समझते। मुझे मेरी मम्मी से आया कि बी हम्बल, कितना भी कुछ भी हो जाए। आज माशाल्लाह अल्लाह ने उनको बहुत पैसे दिए मेरी मम्मी को, लेकिन आप जब उनसे मिलोगे ना, कोई एक एटीट्यूड नहीं है उनमें कि भाई मैं इधर से आई हूँ और मेरे पास इतना पैसा है, मैं इतना सोना दूंगा। और ये मेरी माँ से सिखाया है चीज़ें, और मैं कंटिन्यू करूँगा। तो मैं एक जगह पे सीमित हो जाऊँ अगर मैं कॉल सेंटर्स में काम करूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता सर। अगर आप कुछ चीज़ों में अगर लगता है ना आप कर सकते, डेफिनेटली ट्राई करो। बेस्ट ऑफ फेलियर ये ऊपर वाले के हाथ में, अपना बेस्ट तो दे दो उसमें। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं यार मुझसे ये नहीं हो सकता, तो नहीं होगा सर। ये आपका माइंडसेट है जो आपको बोल देगा कि नहीं हो सकता। अगर आप बोले मैं ट्राई तो करूँ, और ट्राई करने के बाद अगर आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, तो यू शुड डू इट। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूथक्वेक। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो एक ऐसे शख्स के साथ है जो होस्ट भी है, गेस्ट भी है और दोस्त भी है। अ होस्ट मीटिंग अ होस्ट। थैंक यू ऐमान जी, आपने हमारा ऑफर एक्सेप्ट किया। It's an honor having you in the podcast. And I want to thank you because you reached out to me, and as I said on a call that I'm very choosy when it comes to podcasts, because I do got some offers in Dubai. People told me that we should do your podcast and we should tell your story to the world. Right. But I was very choosy, and when I saw your page, I saw your Instagram channel and your YouTube channel as well. Right. And I saw that spark. To be honest, Thank you. That is the reason I came to Mumbai, just for you, Vishal. Thank you. So thank you so much for reaching out to me. It's a pleasure sitting next to you and giving you this podcast. My pleasure. Yeah. So I would like to introduce ऐमान जी। ये एक आर्टिस्ट मैनेजमेंट है, सेलिब्रिटी होस्ट हैं, फैशन आइकन हैं और इवेंट एंड प्रोडक्शन स्पेशलिस्ट हैं। ये पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही एक हीरो हैं। अगर हम इनके पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनकी जो दादी जी हैं वो उनका नाम है जो ये कहते हैं जो बीबी, और इनकी आंटी हैं जिनका नाम है मारियम। इनके फादर हैं जिनका नाम है उस्मान सैयद और इनकी मदर का नाम है सायरा। दो लोग ऐसे भी हैं जो इनके जीवन में बहुत ज़्यादा योगदान प्ले करते हैं। एक हैं अतर भाई और एक हैं इमरान कुरैशी। अगर हम हिंदू माइथोलॉजी को समझने जाएं, एक हमारे बहुत ही परम पूज्य भगवान जी हैं कृष्ण जी। उनको अगर हम जाने उनकी लाइफ को, तो कृष्ण जी को भी यशोदा माता ने संभाला, पाला पोसा। वैसे ही बीबी जो इनकी दादी हैं और मरियम, उन्होंने भी इनको उसी तरह से परवरिश करी और उनका बहुत बड़ा योगदान है इनके जीवन में, जो कि मैं मानता हूँ कि ऐसा सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है हर इंसान की ज़िंदगी में। पर्सनल लाइफ में ऐसा भी कुछ हुआ था इनके साथ जहाँ पे ये अल्कोहल, ड्रग्स, स्मोकिंग और ऐसे एक रिलेशनशिप में आ गए और दोस्ती के मामले में एक ऐसा माहौल बन गया था जो कि इनके लिए एक लाइबिलिटी बन गई थी, जिसको भी इन्होंने बखूबी पार किया। प्रोफेशनल लाइफ की अगर हम बात करें तो ये शाहरुख खान जी के फ़ैन हैं। फ़ैन तो कम बोल रहा हूँ मैं, ये एक एसी हैं उनके, क्योंकि शाहरुख खान जी को ही इन्होंने पढ़ा है। लोग बुक्स पढ़ते हैं, इन्होंने शाहरुख खान जी को पढ़ा है, और कहीं ना कहीं आज वो ऐसा इनका माहौल बन गया है, इनका मोमेंट बन गया है कि जब ये कहीं भी आते हैं तो लोग इनको शाहरुख खान जी से बहुत रिलेट कर पाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि फ़ैन 2 अगर दोबारा बनेगी तो हम ऐमान जी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस मूवी में। इसी तरह से मैं चाहता हूं कि एक डायलॉग हम ज़रूर शाहरुख खान जी का याद करें, जो कि है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। और जो इन्होंने उतार चढ़ाव इतने जो पार किए हैं, इसके बाद मैं ज़रूर कह सकता हूं कि ये डायलॉग इन पे ज़रूर फिट बैठता है। अगर आज की तारीख में 2025 में हम इनके अचीवमेंट्स को कहें तो वो एक तो इनका अवार्ड इन्होंने जीता है जो कि है आर्टिस्ट मैनेजर 2025 का और फैशन मॉडल 2025। ये दोनों अवार्ड इन्होंने रिसेंटली जीते हैं, जो कि बताता है कि इनका डेडिकेशन कितना स्ट्रॉन्ग है। मैं बहुत खुश हूँ कि ये हमारे पॉडकास्ट में आज मौजूद हैं और इट इज़ रियली माई ऑनर दैट आई एम हैविंग ऐमान जी। सो विदाउट वेटिंग फर्दर, लेट मी टॉक टू द हीरो। ऐमान जी नमस्ते, थैंक यू, आपने हमारा शो एक्सेप्ट किया और आई एम रियली ग्लैड दैट दिस मोमेंट हैज़ अराइव्ड। So likewise. Yeah. So please tell me, आपकी ये जो लाइफ की जर्नी रही है, it's like it is a roller coaster ride. Alright. Like many people survive
and but it is like for you it has been a thriving moment. Yep. People only tend to survive in this world. लेकिन आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने हर मुश्किल को बखूबी चुनौती के तौर पे लेके आगे बढ़े हैं. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो फिजिकली हमें हार्म करती है, लेकिन वो दर्द को सहने के बाद भी मेंटली और फिजिकली फिर भी आप अपने जीवन में दृढ़ हैं और बहुत आगे बढ़ रहे हैं. तो मुझे आप ये बताइए कि आपके जीवन का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन कौन है और आपकी जीवन की शुरुआत यहाँ से दुबई तक कैसे हुई? सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि जो मरियम आपने नाम बताया वो मेरी आंटी नहीं है, वो मेरी माँ है एंड शी इज़ माई मम्मी. एंड खुदा के बाद अगर कोई है तो वो है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अभी भी हैं, मेरे साथ हैं, मतलब एंड उनकी ब्लेसिंग्स हैं जो मैं आगे बढ़ा हूँ. तो वो मेरी आंटी नहीं है, वो उन्होंने मुझे डेफिनेटली पाला है, बट वो मेरी माँ से बढ़कर है. एंड दिस इज व्हाई आई वांटेड टू इन्फॉर्म यू. डेफिनेटली. सो when you see my journey, I'll start from the beginning, right? See, I born and brought up in a very lower middle class family, right? My father and जो मेरे डैडी हैं, मेरी मम्मी, वो दूर के रिश्तेदार थे. When my father and mother got married, after a year I born, and वही साल में डैडी was in a relationship with another woman, right? So वो जो मोमेंट था मेरी मॉम के लिए बड़ा डिफिकल्ट था. तो ये जब उनकी दूसरा बच्चा जो मेरा छोटा भाई है सैयद अब्दुल्ला, I have 3 siblings, me, my brother and my younger sister Nada Sayyed, right? They both are married, alhamdulillah. And so जब मेरा छोटा भाई पैदा हुआ, exactly उसके कुछ टाइम बाद my father got married to another woman. And since then, he was not there with us, to be honest. As a kid, you need a father, right? You need someone to look up to you, who can take care of your things and who can take care of your studies. वो एक डर होता है ना पेरेंट्स का. बचपन से वो डर जो था ना वो कहीं नहीं था शायद से, बिकॉज मेरे फादर थे ही नहीं हमारे साथ में, और वो फाइनेंशियली भी हमें कोई सपोर्ट नहीं था, बिकॉज ही गॉट मैरिड. और वो हमें एकदम हम जैसे मेरी मॉम, मेरा छोटा भाई, जब तो मेरी बहन थी भी नहीं, और मुझे एकदम बॉयकॉट कर दिया गया था. ऐसे टाइम पे मेरी मरहूम दादी बीवी बाई शेख खैरुद्दीन, राइट, मैं उन्हें माँ जी बोलता हूँ प्यार से. तो वो मेरी माँ जी थे जो एक्चुअली मेरी डैड की मॉम थे. उन्होंने मेरी मॉम को, मेरी मम्मी को और मतलब मेरे भाई और हमको सोचा कि नहीं, कि बच्चे कहाँ जाएंगे, मेरा बेटा तो शादी करके कहीं चला गया किसी और के पास, बट इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा. तो जो मेरी माँ जी थे उनकी बेटी है मरियम मेहरलाल, जो आंटी है, जो मेरी आंटी नहीं बोलना उनको, मैं शी इज नॉट माय आंट, मतलब लीगली देखा जाएगा तो आंट है, बट वो मेरे लिए खुदा के बराबर, तो माँ जी के बोलने पे मम्मी ने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली. तो वो मैं 2 साल का बच्चा जब मेरे डैडी छोड़ के गए थे, और आज मैं 34 का हूँ. मेरे अगर आप ये कपड़े भी देख रहे हो तो ये कहीं ना कहीं सब उनके हैं, राइट? काइंड ऑफ इंस्पिरेशन अगर मुझे किसी से आया है तो डेफिनेटली मैंने ना अपने बचपन से ही इतने स्ट्रगल देखा हूँ मेरी फैमिली में, कि जब मैं पढ़ रहा था तो मैं स्कूल में था. सो बताया वो एक तो पहले जो मेरी रियल मॉम है सायरा, वो पढ़े लिखे नहीं है, और जो मेरी मम्मी है, जो मरियम भी है, वो कतर में रहते थे. अच्छा. मेरी दादी भी पढ़े लिखे नहीं थे, दे बोथ वर अनएजुकेटेड. सो हमें कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था मेरे भाई को, कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. जैसे आज की जनरेशन में अगर आपका बेटा हो जाए फॉर एग्जांपल, तो आपका फोकस बहुत ज्यादा रहेगा कि क्या कर रहा है, मैं इसको कौन सी स्कूल में डालूंगा, या ये स्कूल में जाके कौन से चीजों पे ज्यादा ध्यान देगा, उसकी ट्यूशंस कैसी जा रही है, उसके ट्यूशन से आने के बाद उसका होमवर्क कैसे हो रहा है. हमारे लिए ऐसे नहीं था, और वो एक बहुत बड़ा स्ट्रगल था, क्योंकि फादर नहीं थे, रह के भी नहीं थे, ऐसे था. तो ये जो मेरी माँ जी थे, उनसे मैं बचपन से ही, जब से मैं पैदा हो, मैं इतना अटैच था कि आज मुझे एक आदत है जो मैं बैठ के सोता हूँ. अच्छा. सो आई डोंट स्लीप लाइक दैट, वेल लाइक हाउ यू गाइज स्लीप. मुझे बैठ के सोने की आदत है. अच्छा. ऑलराइट. मतलब एवरी टाइम. हाँ, मतलब मैं अगर आपके अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं बेड पे हूँ और मैं लेट गया हूँ, ऑलराइट, तो मैं लेटूंगा, मेरे को आँख लग जाएगी, लेकिन आप थोड़ी देर के बाद मुझे जब देखोगे तो मैं ऐसे दीवार पे सर रख के मतलब बैठ के सो रहा हूँ. तो ये आदत मुझे मेरी माँ जी से मिली, क्योंकि मैं उनके ऊपर वैसे सर रख के सोता था, और वो आज तक चल रही है. 35 years हो गए, मैं इतना बड़ा हो गया माशाल्लाह की, लेकिन आज भी वो एक आदत जो है वो आज तक नहीं गई है. तो माँ जी ने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी
और उनकी बेटी जो मरियम है, उन लोगों ने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। जस्ट बिकॉज वो एजुकेटेड नहीं थे, तो वो जो एक स्टडीज़ को लेके जो स्पेसिफिक चीज़ें होती थी ना, वो कभी नहीं। फर्स्ट से लेके फोर्थ तक हम लोग मेरे डैडी के पास जाते थे, कि हम मिले हमारे बाप से जाके, बट ही वॉज मोर इनटू हिज सेकंड वाइफ एंड हिज किड्स। दैट वाज आई मीन, वो जब इतने छोटे थे तो समझ नहीं आता, लेकिन आज एक एज के बाद ना यू फील दैट कि मेरा बचपन मेरे बाप के साथ नहीं निकला है, और मेरी माँ को पहले ही बेचारे वो कोई और संभाल रहे थे, तो माँ जी ने इतना प्यार दिया लाइफ में कि मेरी सगी माँ या मेरी मम्मी ने भी नहीं दिया, और उनकी वजह से हमारा आज वजूद है। मेरी पूरी फैमिली, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी मम्मी, या मेरे बच्चे होंगे या मेरे भाई के बच्चे होंगे, ये जो भी आज हमारी जो फैमिली अपकमिंग फैमिली हो रही है ना, ये सारे हर कोई एहसानमंद रहेगा। ये दो लोमदा नाम के, एक बीबी भाई शेख खैरुद्दीन और एक मरियम जुमा हिलाल। तो टाइम निकलते गया, पढ़ाई में तो मैं वैसे भी थोड़ा, और जो मैं एरिया में रहता हूँ माहिम, वो थोड़ा है वैसे लोअर मिडिल क्लास फैमिली, हम लोग माहिम के दरगाह एरिया में रहते थे। तो एक वो जो साथ में दोस्तों का साथ भी मिला, विच वॉज नॉट गुड। सब थोड़े, क्योंकि डैडी का डर नहीं था और दोस्त भी थोड़े ऐसे थे जैसे कि इट वॉज नॉट ग्रेट कंपनी टू बी विद, और कुछ ऐसे भी नहीं थे कोई प्रोडक्टिव दोस्त थे भाई कि कुछ सिखा रहे हैं लाइफ में, गंदी गालियाँ, ये सब सिखाया। तो मैं एक नॉर्मल मोहल्ले में जैसे एक लड़का बड़ा होता है, मैं वैसे तो राइट, चीज़ें चेंज होती गई, और 5th स्टैंडर्ड में आया, फेल हो गया। 6th स्टैंडर्ड में वापस हुआ, फेल हो गया। 7th स्टैंडर्ड में आया, फेल हो गया। 8th स्टैंडर्ड में स्कूल से निकाल दिया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नॉटी था, मेरे को स्कूल से निकाल दिया गया। एंड उसके बाद फिर बाकी मेरी मम्मी जो थे, ये ऑल दीज ईयर्स पूरा A to Z सब वो संभाल रहे थे। देन शी आस्क्ड मी, तुझे पढ़ना है नहीं पढ़ना है? अब वो ऐसा था ना कि मुझे तो पढ़ना नहीं था, मेरा तो दिल कहीं और लगता था। और मैं बचपन से, व्हेन आई स्टार्टेड वॉचिंग संजय दत्त। अच्छा, संजय दत्त का मैं इतना बड़ा फैन था कि जो स्कूल में हमारे, पता है कब वो होता है, एक इंटरव्यू होता है। हाँ, तो मेरी आंटी ने बोला था कि ये बड़ा अच्छा गाना गाता है। अच्छा। जब स्कूल में एडमिशन के लिए एक इंटरव्यू होता है ना, तो मैं वहाँ जाके खलनायक का गाना गाया। अच्छा, वो जो यूजुअल इंटरव्यू, हाँ, जो स्कूल में इंटरव्यूज होते हैं ना बच्चों के, अब होते हैं नहीं पता, बट 90s में दे यूज्ड टू टेक इंटरव्यूज ऑफ किड्स, तो मेरी कोई आंटी मेरे साथ गई थी, और उन्होंने बोला था कि बहुत अच्छा गाना गाता है, तो मैंने वहाँ पे गाना गाया था संजय दत्त का। तो लोग ने बोले थे नहीं बच्चा, बोले ये क्या है बच्चा, बोले ये गाना गा रहा है, बोले इंटरव्यू में आके। तो संजय दत्त का बहुत बड़ा आई स्टार्टेड विद संजय दत्त, और बाबा के लिए आज भी डीपेस्ट रिस्पेक्ट, ही इज माय फर्स्ट लव, राइट, फर्स्ट लव। और उसके बाद मेरी माँ जी जो थे, जो शाहरुख खान की स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई, वो मुझे बोलते थे, मतलब देखो मैं ना बहुत सांवला जैसा बच्चा हूँ, बट हर माँ को ना अपना बच्चा कुछ अलग दिखता है, राइट। तो मुझे बोलते थे मेरा बेटा शाहरुख खान है। तो उनके जो वर्ड्स थे ना, ये मेरा बेटा शाहरुख खान है, वो दिमाग में इतने रह गए ना कि उस आदमी को मैंने, आई एम नॉट अ फैन, आई लीव दैट पर्सन इनसाइड। मैं जीता हूँ उनको अपने अंदर, उनके हर एक चीज़ों को फॉलो करता हूँ, बचपन से लेके आज तक, वो कितना भी हो। तो ये मूवीज और बॉलीवुड में काफ़ी ध्यान था मेरा बचपन से ही। आई वॉज वेरी मच इनटू बॉलीवुड। आप मुझे 90s की कोई भी मूवीज का नाम पूछो, उनके डायरेक्टर से, म्यूजिशियन से लेके एक्टर से, सबके नाम बता सकता हूँ। कोई भी मूवी आप गेस कर लेना, मैं इतना पागल हूँ। और शाहरुख खान की नहीं, इन जनरल आप किसी की भी पूछो, मतलब मैं बॉलीवुड को लेके बहुत स्पेसिफिक चला हूँ। हर मूवी देखते थे, मतलब हर मूवी देखा हूँ। और अगर आप 90s का दौर देखो तो गोविंदा है, गोविंदा, अनिल कपूर है, और ये सबको है ना, मतलब हम लोगों ने बचपन से देखा है। कितने ऐसे एक्टर्स हैं, जो राहुल रॉय नाम है शायद, बहुत अच्छा, मिथुन चक्रवर्ती, नहीं मिथुन तो हमारे टाइम पे तो ऑलमोस्ट जा चुके थे 91 के बाद में। तो ये सब थे, आमिर, शाहरुख, सलमान, अक्षय, सुनील शेट्टी, अजय देवगन, ये सब थे। तो ये लोगों को ना मैंने इतना स्टडी किया ना अपने बचपन से, इनकी मूवीज को, इनको देख के, और वो एक पागलपन था कि काम तो करना है, तो बॉलीवुड में करना है। अब हर बच्चा मेरे जैसा जो एक बॉलीवुड फ्रीक है ना, वो एक्टर बनना चाहता है, लेकिन रियलिटी है कि हमारी फैमिली का जो बैकग्राउंड है ना, क्या हमारे वो पैशन को वो सपोर्ट करता है? क्योंकि आज की तारीख में अगर एक्टर आप बाई फ्लुक नहीं बन सकते, यू नीड टू स्टडी, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एक्टिंग इज नॉट अ कि हाँ भाई जैसे जैकी श्रॉफ आ गया था एक जगह से और वो कोई चांस दे दिया, सुभाष घाई हो गया। नहीं, आज की तारीख में यू हैव सो मेनी टैलेंटेड एक्टर्स जो सीख कर आ रहे हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ओपन ड्रामा से, कहीं स्टेज शोज कर आते हैं। सो नवाजुद्दीन सिद्दीकी उनमें से,
जो आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं एक पॉइंट पे आके समझ गया था कि एक्टर तेरी शक्ल नहीं है मान एक्टर बनने वाली। So acting is also beyond personality. It is like हमारे पास इतने एग्जाम्पल्स हैं और जो इंसान की खूबसूरती है वो उनकी आत्मा से है। जी। लाइक इट इज़ लाइक सो बैड कि हम किसी की खूबसूरती को लुक से जज करते हैं। एंड इट इज़ सो इम्पोर्टेंट कि उनके कर्मों से और उनकी जो नीयत है उससे ही जज करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ इंडिया में या फिर अक्रॉस दी वर्ल्ड हो नहीं पाती है। एंड आई एम श्योर अगर किसी की नीयत अच्छी है तो ही कैन डू एनीथिंग, इवन एक्टिंग फॉर दैट मैटर। उसके लिए सर मैं यही बता रहा हूँ कि एक टाइम था ना जहाँ पे टॉल डार्क हैंडसम एक्टर्स माने जाते थे। अभी आप मैंने एग्जांपल दिया नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज एन एक्टर। व्हाई? बिकॉज उसने वो पढ़ा है। उसने वो एक्टिंग की जो चीजें का जो हमें पढ़ना पड़ता है ना, वो नुआंसेस, वो एक्सप्रेशंस, वो पढ़कर आया हुआ बंदा है। मैं यही बता रहा हूँ कि अगर मेरे जैसा बंदा जो थोड़ा ठीक ठाक भी दिखता होगा ना, अगर एक्टिंग नहीं आती तो मुझे किसी के रेफरेंस से एक मूवी मिल जाएगी, एक वीडियो सॉन्ग मिल जाएगा या बिग बॉस चला जाऊंगा, लेकिन उसके बाद मैं क्या करूंगा? क्योंकि एमान जी मैंने आपके होस्टिंग के वीडियोस देखे हैं एंड यू आर वेरी टैलेंटेड आई मस्ट से। और जिस कॉन्फिडेंस से आप सब सेलिब्रिटी से बात करते हैं, इट इज़ रियली कमेंडेबल एंड आई कैन सी दैट स्पार्क कि आप एक्टिंग भी बहुत अच्छी कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आई बिलीव दैट वन वेरी गुड एक्टर इज पेंडिंग हेमान जी, जो अभी तक हो नहीं पाया है, बट आई एम श्योर ये जैसे ये पॉडकास्ट हुआ है one day that will also happen। बचपन से वो एक्टिंग का कीड़ा, मैं बताया ना कि हर बच्चे को लगता है कि मैं एक्टर बनूंगा। और तो हाँ, वो एक्टिंग का कीड़ा जरूर है। और ये पॉडकास्ट के एंड में मैं एक सरप्राइज देना चाहता हूँ आपको भी, और जितने लोग मुझे जानते हैं दुबई में और जितने मुझे लोग हैं, मैं किसी को फैंस वैंस नहीं बोलता, दे ऑल माई फ्रेंड्स। राइट, देयर इज नथिंग कॉल्ड फैंस। वो मुकाम पर नहीं पहुंचा हूँ जहाँ पे किसी को फैंस बोल सकूँ, तो दे ऑल माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो कुछ ऐसा सरप्राइजिंग है जो मैं आपके पॉडकास्ट में रिवील करने वाला हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा है। तो ये सब ये जो फिर स्टोरी चलती गई, अब आता है मेरा एक मोमेंट जहाँ पे मुझे स्कूल से निकाल दिया गया था। मम्मी ने बोले पढ़ना है, नहीं पढ़ना है बता दे। पढ़ना तो नहीं था, बट पता ना डर होता है ना कि मेरी कतर वाली मम्मी से फोन आ रहा है, पढ़ना नहीं है, मतलब नहीं पढ़ना। तो वैसे मैंने अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस ऐसे ही इंट्रो से 10th कंप्लीट किया, फिर कॉरेस्पॉन्डेंस एग्जाम्स देके मैंने गोवा यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था। थोड़ी इसमें चीटिंग वीटिंग भी करा हूँ। आई डोंट वांट टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट दैट मैं ग्रेजुएट हूँ, बट देयर इज नो पॉइंट फॉर दैट ग्रेजुएशन। तो ये लाइफ चलती गई, और ये लाइफ में जैसे ही मैं 18 पार करा, तब है ना मेरी दादी जो मेरी माँ जी थे, यू नो, वो शी डाइड। बहुत अनफॉर्चुनेट था मेरे लिए, और वो ऐसे नहीं हुआ कि ऑल ऑफ द सडन हुआ था। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मैं ना कहीं बहुत हद तक अब मैं ये मानता हूँ कि वो मेरी वजह से हुआ है जो हुआ है, जबकि मेरे घर वाले बोलते नहीं बेटा तो ऐसे मत सोच। एंड मतलब मैं ना रातों को क्लब जाने लग गया था जब जवान हुआ था ना, तो बहुत से दोस्तों के साथ मैं बोला ना कि बुरी संगत का असर होता है, तो उन्होंने मुझे क्लब्स लेके जाना स्टार्ट किया, नाइट क्लब्स, बॉलीवुड नाइट क्लब्स। अब मैं ये जितने भी टपोरी लड़कों के साथ मैं घूम रहा था, तो मुझे एक आदत बन गई थी कि मैं रात भर पार्टी करता था, सुबह 5 बजे घर आता था। ठीक है, 5 बजे घर आने के बाद ना मुझे थोड़ी भी लाइट अगर मैं सो रहा हूँ ना तो मुझे इरिटेट करती थी। और ये मोमेंट मेरी लाइफ का ऐसा गंदा मोमेंट है ना कि मैं इसको कभी याद भी नहीं करता हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ इस बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये अंदर मैंने बसा के रखा हूँ कि वो हमारे ना मेरा घर बहुत छोटा सा है, राइट। तो मेरे घर में ना मैं ऐसे मेरी माँ दादी लेटे हुए और वो एक वॉशरूम की लाइट चालू रखते थे, राइट। और बहुत उनकी एज हो गई थी, 81 थे शायद से। वो वॉशरूम की एक लाइट चालू रखते थे कि उनको ना वॉशरूम जाने के लिए वो दिखे में कुछ, यू नो, अच्छा, वो रास्ता दिखे में जैसे वॉशरूम जाते हो। मैंने नींद में आया, मैंने देखा वो सो रहे और मैंने आके वो लाइट बंद कर दिया। अब वो शायद वॉशरूम के लिए उठ गए उस बात में, और मैं खुद सो गया था। वो वॉशरूम के लिए उठे, वो गए और उनको लाइट नहीं मिली और वो वॉशरूम में गिर गए। तो उनके ना सर पे मार लग गया था और उनको स्टिचेस आ गए थे, लेके भी मैं ही गया था। तो स्टिचेस मैंने जब उनको देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। वो मेरे को ऐसा फील होता है क्योंकि वो इंस्टेंट नहीं हुआ, बट वो स्टिचेस लगने के कुछ 2, 2.5, 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद ना उनकी वो तबीयत खराब होना स्टार्ट हो गई, और फिर वो ऐसा हो गया था कि शी कुडंट टॉक। और जब वो लास्ट 5 डेज थे तो इतना स्ट्रगल था मेरे लिए, मेरी लाइफ में, कि मैं उनको ऐसे देखता, बिकॉज वो मेरे लिए मेरी दुनिया थे, नो। मैं उन्हें देखता था कि यार ये मेरी माँ जी के साथ क्या हो गया है,
और हमें हमारे मुस्लिम में उसको सकरात बोलते हैं कि इंसान सकरात में, बट द पर्सन इज डाइड, यू जस्ट वेटिंग कि हाँ वो ऑफिशियल हो जाए। तो मैं वो मोमेंट पे उधर था और यू नो व्हेन आई सॉ हर डाइंग, मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं भूलूंगा। और मैं आज तक खुद को ब्लेम करता हूँ कि शायद वो मैं ना भी हूँ, लेकिन वो अगर वो लाइट बंद नहीं होती थी तो मैं शायद वो और जी पाते थे, या अगर वो लाइट मैं नहीं बंद करता तो कुछ होता था जो ऐसे जो शायद आज तक साथ में रहते थे। हर बच्चा जो बहुत किसी को बहुत ज़्यादा चाहता है ना, ही वॉन्ट्स दैट राइट, कि वो रहे उसके साथ। डेफिनेटली। तो ये मेरे वो आवारापन की गलती है या वो अल्लाह की मर्जी थी, आई डोंट नो। बट मेरी जो मम्मी है, जो उनकी बेटी है मरियम, वो मुझे हमेशा यही बोलते कि नहीं, ये अल्लाह ने लिखा हुआ होता है, तो तू अपने पे ब्लेम मत ले। लेकिन वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर रहता है कि शायद वो लाइट ना बंद हुई होती थी तो और ज़्यादा टाइम मिलता मेरी माँ जी के साथ रहने के लिए, विच इज़ उनका जो इम्पैक्ट पड़ा मेरी लाइफ में जाने के बाद। क्योंकि एक डर था, वो बाप से नहीं था, लेकिन वो दादी से ज़रूर था, वो मेरी माँ जी से ज़रूर था कि यू नो वो है। और वो जाने के बाद वो डर उड़ गया था, आई वॉज डिप्रेस्ड। और तभी से मेरे ये नशे के दौरान स्टार्ट हो गए। मेरे जितने दोस्त यार थे ना, वो एक एज ऐसी होती ना कि यू आर इमेच्योर्ड। मैं 21 साल का था जब मेरी माँ जी गए थे, अब मैं 35 का हूँ। और वो मुझे ना इरिटेट करता था अंदर ही अंदर दैट शी इज नॉट देयर, क्योंकि मैं घर में जाता था ना तो मुझे बड़ा प्यार करते थे। मैं जब उनसे पैसे मांगता था वो नहीं देते ना, तो हमारे वो एक पल्लू ओढ़ते थे, वो पल्लू के अंदर ना एंड में पैसे से गांठ बांध के रखते थे, है ना। तो मैं रात को जाके वो गांठ खोल के उनके पैसे निकाल लेता था, यू नो। तो वो सब है ना, मैं घर में जाता था ना तो क्लिक करता था मुझे। और वो घर से फिर मैं अवॉइड करने लगा था। जब मैंने घर को अवॉइड करने लगा तो मुझे कुछ ऐसे दोस्त मिल गए जो मुझे नशे में ले गए। वहां से मुझे चरस, गांजे, कोकेन, ये सारी चीज़ें, दारू, मैंने सारी चीज़ें करना स्टार्ट किया। और उसके बाद ना लाइफ की बैंड बज गई थी यार। और आपको पता है वो एक एज में आप जब कहीं मतलब जो आप करते हो ना, तो आपको बहुत कूल लगता है। सिगरेट भी वहीं से स्टार्ट हो गई। यार मैं तो बहुत कूल हूँ, आई एम अमेजिंग, मेरे जैसा कोई नहीं। तो ये सारे मोमेंट्स को मैं ना रिग्रेट करता हूँ कि अगर मैंने वो मेरी 21 साल की उम्र से अपने आप को संभाला होता तो जहाँ पे मैं आज हूँ शायद मैं उससे बेटर होता, है ना। बट नेवरदलेस ब्लेसिंग्स है माँ जी की, ब्लेसिंग्स है माँ बाप की, खुद पे भरोसा है और खुद पे यकीन था। तो मैं जो कर पा रहा हूँ हो चुका है। और इंशाल्लाह मैं आगे और बढ़ूंगा, बिकॉज मैं इसमें रुकने वाला नहीं। बट एट द सेम टाइम मुझे मेरी माँ की बात याद आती है, जस्ट बी हम्बल, बी नाइस। राइट। एमान जी, जैसे हर इंसान के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ से ज़िंदगी बदलती है। कुछ लोगों के जीवन में 2-3 टर्निंग पॉइंट आ जाते हैं। तो आपके जीवन का टर्निंग मोमेंट क्या रहा है? मेरे जीवन का टर्निंग मोमेंट था जब मैं दुबई शिफ्ट हुआ। राइट, मैं दुबई शिफ्ट कोई और वजह से हुआ था। सो आई वाज इन अ रिलेशनशिप एंड सो एक 7-8 साल के एक रिलेशनशिप में था। कुछ गलतियाँ मेरी, कुछ गलतियाँ उनकी। शी लेफ्ट मी, शी थॉट दैट यू नो कि आई डोंट वांट टू गेट इनटू डिटेल्स कि क्या हुआ कैसे नहीं हुआ, बट बोथ दोनों जगह से दोनों की गलतियाँ थी। सो शी थॉट दैट यू नो we should end this up and she went to Dubai. But वो बोलते हैं ना कि I was in love with her. So I thought that कि यार मैं अपने आप को एक चांस दे सकता हूँ and I can be a better person. Then I went to Dubai. That was a turning point. और दुबई में जाके जो भी हुआ, I don't have any hard feelings for her. I mean जो सक्सेस है आज मैं उसको you know मेरी कहीं ना कहीं उसमें उसका बहुत बड़ा हाथ है। और उसका रीज़न ये है कि अगर वो शायद ये सब नहीं करती तो मैं दुबई नहीं पहुंचता, और मैं दुबई नहीं पहुंचता तो मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। सो नो हार्ड फीलिंग्स फॉर हर, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर। बाय द वे शी गॉट मैरिड रिसेंटली एंड आई हैव utmost respect for her space and yeah, so there was a point when we both were not right for each other, I believe. But yeah, we are still friends and I'm happy for her. Great. That what is really important, which is coming out of your personality, is that after having so many things which happened badly to you, with so much ordeals, you after suffering, you are still such a humble person. क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो तकलीफ देखने के बाद कोल्ड हो जाते हैं towards the society, towards everybody. But for that matter, you are a very humble person. विनम्र हैं आप, एंड यू अंडरस्टैंड कि नीचे से ऊपर बढ़ के कैसे फील होता है। तो आज भी वो चीज़ आपके अंदर है। सो डैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड आई बिलीव हमारी जो यूथ आज जो ऑडियंस देख रही होगी
वो ये इस बात को समझेगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे नीड टू अवॉइड थिंग्स विच आर बैड फॉर देम, लाइक सब्सटेंस अब्यूज़। और इसके अलावा उनको अपने लक्ष्य के लिए हमेशा क्लियर रहना चाहिए। उनको टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उसको समझें, कि क्योंकि समय जो निकल जाता है वो वापस नहीं आ पाता। बिल्कुल। तो आप इस चीज़ को क्या कहना चाहेंगे? कैसे पता है सर कि एक एज पे, सर्टेन एज पे आके ना मैंने मेरी फैमिली से कुछ नहीं सीखा जो मुझे सिखाया जाता था। अच्छा पढ़ना, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, कुछ नहीं सीखा। लेकिन मेरी मम्मी की एक बात याद है, जो मेरी कतर वाली मम्मी है, मरियम हिलाल, कि बेटा लाइफ में कितना भी आगे बढ़ जाओ, जो अल्लाह ने इतना दिया है ना तो भी वही रहना, या अल्लाह इतना देवे तो भी वही रहना। सो एक बात मैं अपनी माँ से सीखा हूँ, और वो है कि बी हम्बल, बी डाउन टू अर्थ। ये चीज जो है ना, ये आज ठीक लगेगी, आज कोई फेम मिल रहा है, कोई आके फोटो ले रहा है, कोई ऑटोग्राफ मांग रहा है, सेलिब्रिटीज के साथ घूम रहा हूँ, ये ना एक नशा है। वो नशा जो है ना इंसान को एक एटीट्यूड क्रिएट करता है, जो मुझे, और मैं बहुत स्पेसिफिक उन चीजों के मामले में, कि जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ ना, वो वैल्यूज नहीं भूलना है। और जैसे आज बड़ा हूँ ना, लोगों से किसी से सीख के, किसी को देख के, मैं डेफिनेटली चाहता हूँ कि लोग मुझसे वो सीखें कि भाई कितना भी पैसा आ जाए, कितना भी फेम आ जाए, अपनी औकात को मत भूलना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम अपने आप को नम के चलो, झुका के चलो। सर झुकाओगे ना तो इसका मतलब तुम्हारी इज्जत नहीं खराब होगी, सर झुकाने से तुम्हें इज्जत मिलती है, ये लोग नहीं समझते। तो आई एम नॉट इगोइस्टिक एट ऑल। मैं आगे इंशाल्लाह और भी बढ़ूंगा। मुझे जो सामने से अप्रोच करते हैं, आई विल बी वेरी वेरी अवेलेबल फॉर देम। एंड यस, ये मेरी फैमिली से आया है, मुझे मेरी मम्मी से आया है कि बी हम्बल, कितना भी कुछ भी हो जाए। आज माशाल्लाह अल्लाह ने उनको बहुत पैसे दिए मेरी मम्मी को, लेकिन आप जब उनसे मिलोगे ना, वो एक एटीट्यूड नहीं है उनमें कि भाई मैं इधर से आई हूँ और मेरे पास इतना पैसा है, मैं इतना सोना पहनूँ नहीं। और ये मेरी माँ से सीखा एक चीज़ है, और ये मैं कंटिन्यू करूँगा। और मैं जनरेशंस को, मेरी जो अभी की जो जनरेशन है, जैसे हम क्या कहते हैं, जेन जी। ऑलराइट, तो जेन जी से मैं ये बोलूँगा कि ये ड्रग्स में, ये नशों में, ये बाइक पे आवारागिरी करने में कुछ भी नहीं रखा है ब्रो। ये खाली एक टाइम पीरियड है जो मजा दे रहा है। एक सर्टेन एज पे आके ना रिग्रेट करोगे कि आज काश पढ़ लेता, काश मैं कुछ कर लेता, या तो मैं कुछ टैलेंट सीख लेता। सो इफ यू रियली वांट टू बी समवेयर, जैसे मुझे पसंद है बॉलीवुड, इवेंट्स इंडस्ट्री, आर्टिस्ट लोग के साथ रहना। मैंने पढ़ा नहीं उस बारे में, तो मेरे ऐसी हर एक की लक नहीं हो सकती। अगर आपको वो चीज़ करनी है, सो प्लीज गाइस, आप उसके बारे में पढ़ें। You want to become a banker, study about it. If you want to become an actor, study about it. If you want to become an event specialist, learn everything about it. Complete your education and then go for it. ये ना, हम जैसे लोगों को देख के इंस्पायर होना अच्छा है, बट ये हर एक की नसीब नहीं होती है। आप पढ़ो, आप उस चीज़ों के बारे में पढ़ो और आगे जाओ, तो आपको पता चलेगा कि आप ग्रो करोगे। और डेफिनेटली सिर्फ पढ़ने से चीज़ नहीं होती है विशाल, एक लक फैक्टर जरूर होता है, बट है ना, तुम्हारे में वो बेचैनी होनी चाहिए। कि मैंने रिसेंटली एक काम करा था, कुछ नहीं हो पा रहा था। मेरी मैनेजर बैठी है आफरा, शी सॉ मी, आई वाज फ्रस्ट्रेटेड, बट शी सेड, यू नो व्हाट आई मीन, आई लाइक दैट फ्रस्ट्रेशन। कि अगर कोई काम नहीं हो रहा है, यू फ्रस्ट्रेट अबाउट योर वर्क, योर पैशन, दैट विल गिव यू रिजल्ट। सो बी फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेट हो जाओ कि मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है। घर में बैठने से, हवाई बातें करने से कुछ नहीं होने वाला है। भाई बढ़ो आगे और करो कुछ अपने में। एक्चुअली आई ऑल्सो रिजेंबल विथ ऑल दीज पॉइंट्स, और बहुत अच्छा लगा था मुझे जब आपने एक्सेप्ट किया था, एंड व्हेन आई सॉ कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो उन लोगों को भी सपोर्ट करते हैं जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। ये बहुत ही रेयर क्वालिटी है आज की ज़िंदगी में, जहाँ पे लोग बहुत सेल्फिश होते जा रहे हैं। सो आई एम रियली हैप्पी कि आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, और मेरे जैसे लोग जो आगे बढ़ना चाहते हैं, और क्योंकि ये एक एग्जाम्पल है कि वी कैन होप कि वी कैन हेल्प ईच अदर, क्योंकि लाइफ इस तरह से आगे बढ़ती जा रही है जहाँ पे एवरीबडी इज़ थिंकिंग अबाउट देमसेल्फ, बट एग्जाम्पल्स लाइक दिस कैन क्रिएट अ डिफरेंट चेंज। सो दैट वे आई एम वेरी हैप्पी। सेकेंडली, आप अगर इवेंट मैनेजमेंट की बात करें, तो आपने इवेंट मैनेजमेंट से अपने आप को कैसे इवॉल्व किया है? क्या आप कैसे बेहतर बने हैं
फ्रॉम 2015 टू 2025। ओके, सो मैं मुंबई में था तो मैं एक वेबसाइट के लिए काम करता था, फिल्मी मंत्रा, हाँ filmymantra.com, और मैं वहाँ पर आर्टिकल्स लिखता था। हम्म, और वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। तो जो थोड़े बहुत सेलिब्रिटीज़ के साथ कॉन्टैक्ट्स थे हाँ वहीं से थे मेरे पास में। हम्म, मैं दुबई गया ना, तो दुबई में देखो मैं वो बंदा ही नहीं हूँ जो 9 to 6 जॉब कर ले। हाँ क्योंकि जब आप कोई पैशनेट या कोई आर्टिस्ट से आप 9 to 6 करवाओगे ना, इट ही विल बी अ फेलियर इन दैट स्पेसिफिक फील्ड। वो था, तो मैंने ना अपने क्लब इवेंट से स्टार्ट किया। मैं एक नाम लेना चाहूँगा, समीर हांडू बोल के एक लड़का है, दुबई में है, जो क्लब इवेंट्स करता है। हाँ और उसने ना मुझे बोला कि चल तू, जब तुझ में ऐसा है ना तो तू क्लब इवेंट्स कर साथ में। तो क्लब इवेंट्स में ऐसा होता था कि यू कॉल द क्राउड, यू कॉल द टेबल एंड यू गेट सर्टेन परसेंटेज आउट ऑफ इट। बट एक साल भर वहाँ पे निकालने के बाद ना ये ऐसा लगा कि नहीं यार, दिस इज नॉट फॉर मी। ये क्लब्स में लोगों को भीख मांगना पड़ रहा है कि भाई मेरा इवेंट है, आप आ जाना, ठीक है। तो मुझे नहीं समझ आ रहा था वो, एंड लाइक ओके मैं नहीं करना। लेकिन मैंने इतने कॉन्टैक्ट्स बना लिया था क्लब से कि मुझे एक बहुत बड़ा इवेंट मिला, GMFL, विच इज ग्लोबल मीडिया फैशन लीग इन दुबई, और मुझे बैक स्टेज का मौका मिला एज एन आर्टिस्ट मैनेजर। तो वहाँ पे कुछ 6-7 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज थे, एंड द वे आई हैंडल देम, दे लव्ड इट। एंड यू नो बहुत से सेलिब्रिटीज ऐसे नहीं करते हैं, बट उनमें से एक अभिषेक हैं जो बिग बॉस के फाइनलिस्ट हैं। ही एक्चुअली मेड अ वीडियो फॉर मी, एंड उन्होंने बहुत स्वीटली वो वीडियो बनाया मेरे साथ, और वो वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे डाला। वहाँ से वो GMFL से आई स्टार्टेड माई इवेंट स्पेशलिस्ट जर्नी एंड एट द सेम टाइम आर्टिस्ट मैनेजमेंट। और वहाँ से फिर देयर वाज नो स्टॉपिंग, बिकॉज यू नो जब आप ऐसे काम करते हो और लोगों को जब इवेंट्स में जो काम करते हैं वो आपको नोटिस करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है ना कि बंदा एक तो कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, आर्टिस्ट से बात करने का तरीका है, और मैनेज करने का तरीका है, दैट्स इट। वहाँ से लोगों ने से फिर मुझे कॉन्टैक्ट्स करने लगे, और यू नो मैं दूसरे इवेंट्स करने लगा। और आज ऊपर वाले का मैं इतना एहसान मानता हूँ कि दुबई के सब टॉप इवेंट्स में मैं अवेलेबल हूँ। मैंने एक NX डेवलपर्स का एक इवेंट किया एज एन आर्टिस्ट मैनेजर, जहाँ पे 17 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज थे। बैक स्टेज मैंने उनको मैनेज किया, जिसमें से सिद्धार्थ मल्होत्रा, अर्जुन रामपाल, और हमारी एली एवराम, नौरा फातेही, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज थे जिनके हम नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ बराबर से भी। तो आई एम वेरी बैड विद यू नो व्हेन रिकलेक्टिंग देयर नेम्स। सो ये सारों को मैंने मैनेज किया। दे वर वेरी स्वीट, किसी ने स्टोरीज डाला, किसी ने क्या डाला। सो दिस इज हाउ यू गेट वर्क इन दुबई। एंड दुबई इवेंट इंडस्ट्री इज वेरी कॉम्पिटिटिव। हर सेकंड बंदा आपको गिराने की सोचता है, यू नो, बट आपको सोचना ही नहीं है। आपको लगता है कि अच्छा तू में से बेटर है, तू कर ले भाई। मैं शाहरुख सर का एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें शाहरुख ने बोला था कि आप बेस्ट हो, आप उसको फॉलो करो, आप ग्रेटेस्ट होंगे लेकिन मैं उससे थोड़ा बेटर हूँ, यू नो। ये एक डायलॉग है उनका, मैं बहुत फॉलो करता हूँ उन चीज़ों को। मेहनत करो, अपना बेस्ट दो। शाहरुख सर के इंटरव्यू से मैं इतना इंस्पायर हूँ कि वो बोलते हैं कि सुबह उठो, उठ के साथ ये सोचो कि आई एम द बेस्ट, आई एम नॉट हियर टू compete, I'm here to rule, right? So मैं दुबई की इवेंट इंडस्ट्री को यही बोलना चाहूँगा, I'm not being arrogant, I'm not there to compete, I'm there to rule. And watch me, yeah, I just started. You don't have any idea what I'm gonna do in next 5 years. And with all the love and being humble, I'm gonna achieve my success on with my hard work. वेरी नाइस। एक्चुअली एक अभी शो हुआ था जहाँ पे 20 इयर्स कंप्लीट हुए थे वीर ज़ारा को, तो वो भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जी था। जी जी। तो उस इवेंट के बारे में थोड़ा बताएं, और ये भी बताएं कि शाहरुख खान जी के साथ जब पहली मीटिंग हुई आपकी, तो वो कैसा मौका था, क्योंकि जो आपके लिए तो एक मैजिक जैसा होगा। सर ये जो टॉपिक आपने स्टार्ट किया ना, शाहरुख का जो टॉपिक है, मैं इसके आपको ना 2 दिन भी अगर आप मुझे आपके पॉडकास्ट में बिठाओ मेरा खत्म नहीं होगा, ठीक है। सो मैं शाहरुख सर का बहुत स्वीटली ऑन शॉर्ट रखता हूँ। शाहरुख सर को मैंने सबसे फर्स्ट टाइम घूमते में चंदा है गाना है कोयला मूवी में, उसके सेट पे देखा था। ओके। वो दूर से वो बिखरे बाल और वो बड़े बड़े बाल रखे थे उन्होंने। मैं फैन तो था ही, लेकिन SRK का जो क्रेज है ना वो अनबीटेबल स्टार्ट हुआ है दुबई से। मैं यहाँ पे मुंबई यूनिवर्स में नहीं था, मैं था भी लेकिन मैं नहीं जाता था। लेकिन खान साहब से पहली बार मैंने उनको देखा बहुत बार था कि आप 5वीं पास के तेज हैं के सेट पे मैं बैठा हुआ था, तब उनको देखा। लेकिन जब पहली बार उनको जाके गले लगाया तो वो एक हैरी मेट सेजल का प्रमोशन पे गए थे कहीं पे, तो वो एक क्लब से बाहर आए थे। तो मुझे पता था वो क्लब में, और मेरे को पता था जब तक मीडिया है वो बाहर नहीं आएंगे। तो 3:30 बज रहे थे, मैं बैठा था तब तक उनसे मिलने के लिए। तो जैसे वो बाहर आए, आई जस्ट सेड आई डोंट नीड अ पिक्चर विथ यू,
आई जस्ट वांट टू हग यू नो अ फैन लाइक मी। आजकल है ना फैन उनके फोटोज के पीछे भागते हैं। हाँ यार क्या करोगे उन फोटोग्राफ मेमोरी के लिए? हाँ। यार उस बंदे को जिसको तुम प्यार करते हो उसको हाँ। गले लगाना चाहिए। Nice thought. तो मैंने ये बोला था सर आई डोंट नीड अ पिक्चर, आई जस्ट वांट टू हग यू। और शाहरुख सर बीइंग शाहरुख सर, हाँ। उनके जितना मैं उनके बारे में बोलूं उतना कम, वो इतने हम्बल है। वो आदमी जिस मुकाम पर है ना और जिस तरीके से अपने फैंस के लिए वो चीजें करता है ना, पूरी दुनिया में ऐसा कोई एक्टर नहीं है जो अपने फैंस के लिए करता है जितना रिस्पेक्ट, जितना प्यार। उनका बर्थडे से फैंस के लिए डेडिकेटेड होता है ना। तो उन्होंने मुझे गले लगाया और वो गले लगाने के बाद कुछ अलग से फीलिंग था। लेकिन अब मैं एसआर के यूनिवर्स की बात करना चाहूँगा, यूएई की स्पेसिफिकली। मैंने उन्हें ज्वाइन किया जवान के टाइम पे, और जवान से लेके आज तक फराज एंड प्रणव, ये 2 जन हैं जो एसआर के यूनिवर्स के एडमिन हैं। ये लोगों ने काफ़ी प्यार और काफ़ी सपोर्ट किया है मुझे आगे बढ़ने के लिए दुबई इवेंट इंडस्ट्री में, यू नो। तो वहाँ से एसआर के यूनिवर्स का सीन चालू हुआ और आज आई एम अ वेरी एक्टिव मेंबर ऑफ दैट यूनिवर्स यूएई फैमिली, ऑलराइट। और जो भी मैं उनके लिए करता हूँ वो थोड़ा एक्सट्रीम करता हूँ। दैट इज व्हाई दे लव मी मोर, बिकॉज डांस हो, इवेंट्स हो, वो सब मैं करता हूँ। तो एसआर के यूनिवर्स का बहुत अमेजिंग सपोर्ट है हर चीज़ों में। तो आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है शाहरुख की? इसके बाद जो आने वाली है किंग। अच्छा, so all the movies are favorite. सर कैसे शाहरुख सर ने खुद बोला है, कैसे उन्हें पूछा गया था कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, तो शाहरुख सर ने वो बोलते हैं कि जो इसके बाद आने वाली है। तो उनकी कोई पिक्चर्स को मैं राम जाने का फैन हूँ। आपने शायद राम जाने देखी होगी। मैंने देखी है। लोगों को कुछ किसी ने मेरे बीच में एक इंटरव्यू देखा था कि राम जाने में थोड़ा ज्यादा हो गया था। भाई राम जाने में मुझे इनकी एक्टिंग बड़ी पसंद है। मैंने उनकी गुड्डू पिक्चर देखा हूँ, ओ डार्लिंग ये है इंडिया देखा हूँ। सो आप मुझे बोल ही नहीं सकते कि अगर मैं शाहरुख का फैन हूँ ना, तो अगर कोई ऐसी मूवी उन्हें की भी होगी ना, एवरेज होगी, वो मुझे फिर भी अच्छी लगती है। उनकी कोई भी मूवी में ऐसा कह नहीं सकते कि ये कमी रह गई, वो कमी रह गई, बिकॉज उन्होंने अपनी पूरी नीयत, प्रॉपर नीयत से काम किया है। एंड ही इज सच अ हॉनेस्ट पर्सन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई ऑल्सो वांट टू टेल द सेम थिंग फॉर यू, क्योंकि होता क्या है कि आपने अपनी पढ़ाई लिखाई की बात करी कि यू कुड नॉट गेट एजुकेशन प्रॉपरली, लेकिन उस सब के बावजूद भी आप एक ऑनेस्ट इंसान है। आज की तारीख में ऑनेस्टी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लोग बहुत पढ़ लिख लेते हैं, फिर भी झूठ बोलना, डिसऑनेस्ट होना कितना आसान है उनके लिए। और आपने अगर एजुकेशन नहीं भी पाई, लेकिन आपके जो वैल्यूज़ हैं, जो बीबी, जो आपके दादी माँ जी हैं, और जो मरियम है, जो अम्मी जैसी हैं, आपके अम्मी हैं ही हैं, भगवान के, हाँ दुनिया है आपकी। तो जब उनके जो वैल्यूज़ बताते हैं कि आप कितने ऑनेस्ट हैं, और दैट मैटर्स अ लॉट। बिकॉज हम ये कहें कि एजुकेशन ही सब कुछ है, वो चीज़ आपको मिल के ऐसा साबित नहीं होता, क्योंकि इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम घर में कल्चर कैसा बनाते हैं और वैल्यूज़ कैसे होते हैं। सो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अब मैं आपके प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ पूछना चाहूँगा कि ये जो इवेंट मैनेजमेंट का आप काम करते हैं, उसमें आर्टिस्ट मैनेजमेंट इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव रोल। तो इसमें आप कौन से चैलेंजेस ज़्यादा फेस करते हैं, और ऐसी कौन सी कठिनाई है जो आपको लगता है कि ये अनप्रेडिक्टेबल है? और क्योंकि है तो अनप्रेडिक्टेबल पूरा का पूरा काम कि एनीथिंग कैन हैपन, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो आपको लगता है कि सबसे डिफ़िकल्ट मोमेंट हो जाता है इस पूरे मैनेजमेंट में? सर प्रोडक्शन का काम काफ़ी डिफिकल्ट होता है, टू बी ऑनेस्ट। प्रोडक्शन में क्योंकि जो हमें ना सेलिब्रिटीज को बनाया देना पड़ता है सब कुछ, क्योंकि उन्हें आना है, उन्हें उनका एक स्पेसिफिक टाइम दिया है, वो परफॉर्म करेंगे या तो अपीयरेंस देंगे और वो जाएंगे। राइट। सबसे डिफिकल्ट काम प्रोडक्शन का होता है, क्योंकि प्रोडक्शन में जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स होती है ना, बहुत स्पेसिफिक होती है कि मुझे ये स्टेज चाहिए, मुझे इतने एलईडीज चाहिए, मेरा एवी स्ट्रांग होना चाहिए, मुझे इतनी लाइटिंग चाहिए। तो प्रोडक्शन को मैं मानता हूँ कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है प्रोडक्शन, और बहुत अनएक्सपेक्टेडली अगर कोई चीज़ हो जाती है ना, सो विच इज़ नॉट राइट। प्रोडक्शन इज लिटिल डिफिकल्ट। एंड बीइंग एन आर्टिस्ट मैनेजर, सर हर एक आर्टिस्ट का अपना अपना एक तरीका है काम करने का। मैंने ऐसे बहुत आर्टिस्ट के साथ काम किया जो दे आर वेरी इजी, जिनको मैं एयरपोर्ट लेके गया हूँ, एयरपोर्ट से लिया हूँ, सेट पे ले गया हूँ, उनका अपीयरेंस हुआ है, दे आर डन, दे आर गुड टू गो, ऑलराइट, आई मीन थैंक यू, टेक केयर, बाय। बट कोई आर्टिस्ट ऐसे होते हैं ना जो बहुत डिफिकल्टीज देते हैं, बहुत डिफिकल्ट करते हैं। डोंट वांट टू नेम देम, बट या कोई है ऐसे लोग। बट तो आर्टिस्ट मैनेजमेंट में द बेस्ट पार्ट इज दैट यू शुड टैकल देयर कंसर्न। कई आर्टिस्ट, अभी आप एक आर्टिस्ट हो फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं बोल रहा हूँ कि सर एक दुबई में एक इवेंट पे आना है, तो सबसे पहले तो आपकी प्राइसिंग पे आ गई बात। प्राइसिंग के अलावा फिर एक आर्टिस्ट का मुझे वहाँ पर अकोमोडेशन, अब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के जो
है, उनके रिक्वायरमेंट होते हैं 5 स्टार होटल्स, एमिरेट्स का बिजनेस क्लास, इतना स्पेसिफिक अमाउंट मेरा मैनेजर आएगा, मैनेजर के साथ भी मुझे मेरे मैनेजर को स्टूडियो, सो ये सारी चीज़ों को टैकल करना आना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आप एक स्टार्स की भी जो एक सीक्रेट लाइफ है सर, उनकी एक पर्सनल लाइफ है। आप आर्टिस्ट मैनेजर हो तो आपको मेक श्योर करना है कि एक स्टार की जो पर्सनल लाइफ है वो बाहर कहीं ना रहे। यू हैव टू रिस्पेक्ट देयर प्राइवेसी एंड यू हैव टू बी वेरी mum and about what they do and how you make a relationship with them, you know. Right. So artist management is the most difficult job I must say because हर एक का tantrum हमें झेलना है। आपका भी अगर आप सेलिब्रिटी हो तो, और क्लाइंट का भी जिसके रिक्वायरमेंट है। इनके बीच में बैठा हूँ मैं, क्लाइंट ने इतने रिक्वायरमेंट दिया है, मुझे उससे वो निकालना है और वो स्पेसिफिक टाइम में कुछ। फिर कैसा होता है क्लाइंट बुला तो लेते हैं सेलिब्रिटीज को, फिर सेलिब्रिटीज को देख के एक्साइट भी हो जाते हैं कि मन इनसे ये भी करवा लो ना, कि पैसे आपने बहुत कम दिए, फिर ये भी कराना है और ऊपर से फिर टाइम कंज्यूमिंग होता है। और दूसरी बात ये है कि जब व्हेन अ स्टार कम्स टू दुबई, अ लॉट ऑफ you have to make sure that जितने भी जो फोटोज निकालने आ रहे हैं, साथ में आ रहे हैं, they keep that different space for them, right? So ये है आर्टिस्ट मैनेजमेंट का काम, और जो मैं फाउंड करता that's very difficult. हाँ, so it's important to bridge the gap जो है between client and the celebrity, क्योंकि उनकी क्लाइंट की एक अलग रिक्वायरमेंट है, सेलिब्रिटी की अलग रिक्वायरमेंट है, तो दोनों को मैनेज करना इक्वली, दोनों को इक्वली इम्पोर्टेंस देना बहुत चैलेंज हो जाता है। चैलेंज है सर, लेकिन अभी कैसा हो गया कि इतने साल दुबई में रहने के बाद, इतना काम करने के बाद ना, इट्स बिकम इजी, आई नो हाउ टू टैकल बोथ ऑफ देम। तो क्लाइंट के साथ में अभी कैसा पता है, मैं बहुत स्पेसिफिक पूछ रहा था कि आपका ये रिक्वायरमेंट है, आप मुझे अपने डिलीवरेबल्स बताओ, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और मैं उन लोगों के साथ काम ही नहीं करता हूँ सर जो मुझे ना दिक्कत दे, क्योंकि अभी रिसेंटली एक बंदे के साथ काम किया हूँ पैसों को लेके, और दुबई की इवेंट इंडस्ट्री में से बहुत से फ्रॉडस्टर्स भी हैं, स्पेसिफिकली क्लाइंट्स, नॉट सेलिब्रिटीज बट दोस क्लाइंट्स जो सेलिब्रिटीज को बुला लेते हैं दुबई आधा पैसा देके, फिर जो बाकी की पेमेंट है ना सर, उसके लिए बहुत दिक्कत होती है। सो मैं ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करता। है ऐसे कुछ बेवकूफ़ लोग दुबई में जो जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट है। तो ये जो गैप है ना, इसमें एक आर्टिस्ट मैनेजर का काम बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम दो जन को खुश रख सकते हैं एट द सेम टाइम। वैलिड पॉइंट। हाँ, ऐसे लोगों के साथ काम करने का कोई मतलब नहीं है जी, बिकॉज दे शुड बी रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी। और दुबई में ऐसे आपको बहुत मिलेंगे सर, बहुत मिलेंगे। अभी भारत में जैसे बहुत लोग दुबई जाते हैं जी, तो ये सुनने में आता है कि वहाँ जाके उनको बहुत समस्या मिलती है कि उनको बॉन्ड साइन करवा लेते हैं, पासपोर्ट सीज कर लेते हैं। तो वहाँ पे ज़्यादातर मैंने सुना है कि बहुत इश्यूज होते हैं। कोई इंडियन अगर दुबई चला गया तो वापस आना मुश्किल हो जाता है और बहुत फंसे हुए। ऐसी आप इस बारे में कुछ रोशनी डालें सर। ये पहले होता था जो कफील का जो थीम चीज चलती थी कि अगर मैं जा रहा हूँ तो मेरा एक कफील होगा, वो कफील मेरा एयरपोर्ट से पासपोर्ट ले लेगा और फिर वो 2 साल का जब तक कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा। लेकिन अभी आई एम वेरी प्राउड टू से दैट दुबई गवर्नमेंट हैज डन एक्सेप्शनल जॉब। उनके लॉज बताते हैं कि इफ यू आर एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर कैन नॉट कीप योर डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट्स, एंड इट्स अ स्ट्रिक्ट लॉ देयर, वेरी स्ट्रिक्ट लॉ। हर सैलरी जो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी कंपनी है और मुझे आपको सैलरी देनी है तो मैं आपको डायरेक्ट नहीं देता हूँ, मैं गवर्नमेंट से WPS होता है, तो पहले गवर्नमेंट के पास जाता है और गवर्नमेंट का प्रूफ रहता है कि हमने उसको सैलरी दी है। दुबई का एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हमारे मुंबई में नहीं है कि अगर आपको टर्मिनेट कर देते हैं ना आपके जॉब से, सो एम्प्लॉयर हैज टू पे 1 month or 3 month salary to that person so that he can survive in that country because बहुत एक्सपेंसिव है वहाँ पे अकोमोडेशन। लोग यार मैंने देखा हूँ छोटे छोटे ऐसे है ना बेड स्पेस और पार्टीशंस में रहते हैं और वो बहुत एक्सपेंसिव है सर। अगर आप यकीन माने तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 2000 दिरहम में यू जस्ट गेट, आई मीन जस्ट अ बेड, 2000 दिरहम इज ऑलमोस्ट 50,000 इंडियन रुपीज। सो लाइफ डिफिकल्ट है अगर सैलरी अच्छी नहीं है तो, लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि लोग फंस जाते हैं तो ये वो जमाना नहीं है जहाँ पे लोग फंसते हैं। आप एयरपोर्ट से लेके आप रिटर्न जाने तक पासपोर्ट आपके पास है। दुबई हैज डन fantabulously well and there is no problem for Indians at this moment. Yes, पहले था सऊदी में या कुवैत में, but अब दुबई is one of the most safest country in the world and all thanks to the respected honor the ruler of Dubai and people can stay their own life. The girls are the most safest there. आप मुंबई में, अभी भी मैं मुंबई को भी सेफेस्ट मानता हूँ लड़कियों के मामले में, लेकिन आप दुबई में आप कहीं भी रात को निकल जाओ
आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है सर, कोई बदतमीजी नहीं हो सकती आपके साथ में, लॉज वैसे हैं। यहाँ पे हम मुंबई में ट्रैफिक में हम गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन दुबई में हम वैसे नहीं कर सकते क्योंकि फाइन ही इतने सारे आते हैं ना सर। सो आई थिंक दुबई इज द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। आई लव मुंबई। शाहरुख सर का एक डायलॉग है कि मुंबई मेरी माँ है और दिल्ली मेरी माँ है, मुंबई मेरी महबूबा है। तो जैसे मुंबई मेरी माँ है और दुबई मेरा महबूबा है, ऐसा है। आई एम श्योर अब जो ऑडियंस है उनको जो गलत फहमियां भी हो गई होंगी तो वो दूर हो जाएंगी। जी जी जी, प्लीज आप बेफिक्र आएं। दुबई इज अ वेरी सेफ। आप कोई जॉब पे भी लगकर आ रहे हैं, किसी के थ्रू भी आ रहे हैं, यू हैव ऑल द राइट्स टू स्पीक अगेंस्ट देम, टू टेक योर डिसीजंस, एंड इफ यू आर नॉट लाइकिंग समथिंग, there are police stations, there are laws which you need to follow and everyone has to follow. Dubai is one of the most safest place in the world. तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस बताइए जो कि आपके लिए बहुत मेमोरेबल है, क्योंकि रिसेंटली आप मॉडलिंग इंडस्ट्री में भी आए जी, हैं। जी, जी, क्योंकि जी, ये जी, बहुत बड़ा मोमेंट होता है जी, जब अपन पहली बार रैंप वॉक करते जी, हैं। जी, जी, और आफ्टर वर्किंग सो हार्ड फॉर सो मेनी ईयर्स एंड हैंडलिंग सो मेनी रोल्स, इवेंट मैनेजमेंट, आर्टिस्ट मैनेजमेंट, सब कुछ करने के बाद ये जो आपने स्टेप लिया मॉडलिंग का, तो ये लाइफ में कैसे आया? सर कैसा था ना, मैं थोड़ा डार्क हूँ और मैंने बीच में बहुत मोटा था, मैं बहुत वेट है, और कुछ लोग मतलब मैंने ना थोड़ा वजन गिराया अपना, उसके बाद ऐसा लगा कि ना आई कैन डू इट। दैट इज हाउ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुबई इवेंट इंडस्ट्री में जो मुझे बताते थे कि मैम यार थोड़ा ठीक ठाक दिखता है, मॉडलिंग ट्राई कर। तो मैं इन्फ्लुएंसर तो था ही पहले से, और अब जाके मैंने अपना फर्स्ट रैंप वॉक किया था रिसेंटली, एंड वेरी हैप्पी, लॉट ऑफ applauds and appreciation I got. So और उसके लिए यही ईयर में मुझे बेस्ट फैशन आइकॉन का अवार्ड मिला। लेकिन वो फैशन आइकॉन मेरी मॉडलिंग से डिपेंड नहीं। फैशन आइकॉन द वे आई वेयर माई क्लोथ्स, मैं अपने आप को कैसा प्रेजेंटेबल रखता हूँ, माई हेयर स्टाइल एंड माई चॉइस ऑफ क्लोथ्स आई हैव, हाउ आई लुक। तो ये बंदे हो ना, बंदा अगर एवरेज लुकिंग भी हो ना, इफ यू नो हाउ टू ड्रेस वेल ही लुक गुड। सो मैं बहुत सारे यंगस्टर्स को भी बोलता हूँ कि नो कुछ बनने से पहले ना यू शुड ड्रेस वेल, अच्छे से कपड़े पहनो, ज्यादा लाउड भी नहीं होना चाहिए, एंड यू शुड लुक गुड। मुझे कोई बोलता है मैंने थोड़ा तुझ में और डिसेंसी में थोड़ा फर्क है, मैंने बोला मैंने अपनी लाइफ के ना 25-30 साल डिसेंसी में निकाल लिया। इट्स माई टाइम एंड माई वे टू वेयर क्लोथ्स। बहुत लोगों को जो यंगस्टर्स हैं उनको मैं रिलेटेबल लगता हूँ, लेकिन कुछ जो अब 40+ हैं शायद उनके लिए मैं रिलेटेबल ना हूँ मेरे हेयर स्टाइल या मेरे लुक्स को लेके। बट या जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए जो मैं लोगों को इन्फ्लुएंस करता हूँ हाउ यू शुड लुक। मैं बहुत सारे जब भी मैं कहीं जाता हूँ, आई टेक अ लॉट ऑफ स्टोरीज, आई पोस्ट अ लॉट ऑफ स्टोरीज टू शो देम हाउ टू डू इट। सो या अ फैशन आइकॉन अवार्ड आई गॉट फॉर माय द वे आई ड्रेस माई सेल्फ। तो आपके ये सारी बातें सुन के हमें ज़रूर ये लगता है कि आपके गोल्स जो हैं वो आपके हमेशा से रहे हैं, बस ये है कि आपकी जर्नी डिफ़िकल्ट इसलिए हो गई क्योंकि आपके एक्सपीरियंसेस कुछ लोगों के साथ ऐसे हो गए जिसकी वजह से चीज़ें बिगड़ गई। अब आप मल्टीटास्किंग में बहुत अच्छे हैं। ये इवेंट आर्टिस्ट मैनेजमेंट और इवेंट मैनेजमेंट में जो आपने मुकाम पाया है उससे साबित होता है। अक्सर महिलाओं को माना जाता है कि वो मल्टीटास्किंग में एक्सपर्ट हैं, लेकिन यू आर एन एपिटोम ऑफ मल्टीटास्किंग नाउ, representing the male community. So that is something which will change the odds, and I am happy कि आप इस तरह से भी एक एग्जाम्पल बनते जा रहे हैं। तो आपने इतनी सारी चीज़ें जो करी हैं, तो आपको ऐसा लगता है क्या कि लाइफ में मल्टीटास्किंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्योंकि आजकल के बहुत लोग बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं, और क्योंकि वो लोग ओवर एम्बिशियस होते हैं इस वजह से भी वो काफ़ी चीज़ें चुन लेते हैं, तो वो उनके लिए परेशानी भी बन जाता है। तो आप इस चीज़ को किस तरह देखते हैं कि क्या अपने को एक चीज़ में फोकस रहना चाहिए, जैसे शाहरुख खान जी ने अपनी लाइफ में रहे हैं, एक ही इंडस्ट्री में इतना आगे बढ़े हैं, या फिर जनरेशन टू जनरेशन ये चेंज हो जाता है? सर मैं ये नहीं मानता हूँ कि एक ही चीज़ में फोकस करो तो आप बहुत सीमित हो जाओगे कोई चीज़ों में। जैसे आज आप पॉडकास्ट कर रहे हो, एक टाइम आएगा जब आपको भी कुछ बड़ा करना होगा, आपको सेलिब्रिटी इंटरव्यूज करने होंगे, राइट? आप सिर्फ पॉडकास्ट नहीं करना चाहते हो। शाहरुख सर ने कभी भी सिंगल चीज़ों पे फोकस नहीं किया। अगर आप देखो, ही स्टार्टेड एज एन एक्टर, ही इज अ प्रोड्यूसर, ही इज अ बिजनेसमैन, और क्रिकेट की टीम उन्होंने ली हुई है, वर्ल्ड वाइड उनके बिजनेस चल रहे हैं। सो ही इज जस्ट नॉट एन एक्टर। मैं अगर आप देखो सर, तो मैं एक जगह पे सीमित हो जाऊं अगर मैं कॉल सेंटर्स में काम कर लूं, लेकिन ऐसा नहीं होता सर। अगर आप कुछ चीज़ों में अगर लगता है ना आप कर दो, डेफिनेटली ट्राई करो।
बिकॉज सक्सेस और फेलियर ये ऊपर वाले के हाथ में। हाँ, अपना बेस्ट तो दे दो उसमें। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं यार मुझसे ये नहीं हो सकता, तो नहीं होगा सर। ये आपका माइंडसेट है जो आपको बोल देगा कि नहीं हो सकता। अगर आप बोले मैं ट्राई तो करूं, और ट्राई करने के बाद अगर आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, तो यू शुड डू इट। तो सर मैं तो बिलीव करता हूँ मल्टीटास्किंग में। मैं आज तो मैं एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ आपके लिए, ऑलराइट। सो this is all for the love you guys have given me over the years on Instagram, that I am gonna do a video song very soon. The shooting is gonna start in January. So जैसे आप पूछ रहे थे कि मन एक्टिंग का कुछ कीड़ा है कि नहीं, so वो एक्टिंग का कीड़ा ही है जो मुझे मेरे वीडियो सॉन्ग में कर रहा हूँ। गाना बन के रेडी है। मैं बहुत टाइम से गाना रेडी था एक्चुअल में, लेकिन कैसा है दुबई की जो धूप है ना, जो गर्मी है ना, आप वहाँ पे शूट नहीं कर सकते, मतलब बहुत इरिटेटिंग होता है। तो जनवरी में it's my birthday on 18 January, and after my birthday I will be shooting for that song, and inshallah by the end of Feb I will bring a love song which I'll be in the lead, and I've not decided who's gonna be the actress in that, but yeah, it is producing. I'm the producer for that song. I bought this song's right from someone, so I have the song with me. I don't want to reveal the name of the song right now, because I'm exclusively wanted to give this detail on your podcast to all my love. As I said, I don't have fans. To my friends and my family members on Instagram and anywhere you guys are watching me, wait for my video song. It will be amazing, I'm telling you. I'm gonna make sure I'll give my best to it. I'm sure हमारी ऑडियंस को भी ये मोमेंट का वेट होगा। इस बार का जो आपका बर्थडे होगा ईमान जी, इट विल बी वेरी डिफरेंट, और हमारी ऑडियंस भी बस वेट करेगी इस वीडियो को आने के लिए। तो आप अब क्या लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, लाइक आफ्टर यू आर नॉट देयर, ऐसा क्या आप काम करना चाहते हैं जो कि इज़ गुड फॉर द सोसाइटी? सर सोसाइटी के लिए मैं एक है ना, मैंने जैसे मैंने बताया हाउ इम्पोर्टेंट माई माँ जी वॉज, यू नो। तो मैं जब से वो उनका डेथ हुआ है, आई ऑलवेज हैड इन द माइंड कि अगर मैं कुछ लाइफ में बन पाया ना, सो आई ओपन अ फाउंडेशन फॉर हर ऑन हर नेम। सो रिसेंटली मैंने उसका पेज भी इंस्टाग्राम पे किया, एंड आई एम नॉट प्रमोटिंग अ लॉट ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज सर मैं चीज़ बिलीव करता हूँ हमारे इस्लाम में है। आई रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, बट हमारे इस्लाम में चीज़ है कि आप किसी को एक हाथ से दो ना, तो आपके दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, राइट। तो ये फाउंडेशन बीबी बाई फाउंडेशन मैंने स्टार्ट किया हूँ, जहाँ पे मैं गरीब औरतों, बेवा औरतें जो विडोज हैं, और जो हैंडीकैप्ड लोग हैं, या कोई ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों की स्टडीज़ के लिए बुक्स के नहीं पैसे हुए हैं उनके पास में, या तो स्टडीज़ के लिए फाइनेंशियली डिफिकल्टीज है उनकी लाइफ में, तो दे कैन कॉन्टैक्ट मी, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। मैं बहुत ईजीली अवेलेबल हूँ इंस्टाग्राम पे। मेरी मैनेजर है आफरा, शी इज़ मैनेजिंग दैट, सो प्लीज़ आप मुझे कॉन्टैक्ट करें। और किसी का भी कोई वीडियोज़, फोटोज़ या कुछ भी चीज़ कोई किसी के पेज पे नहीं डाला जाएगा। वो जो दिखाते हैं मैं वो शोकेस नहीं करना चाहता हूँ कि क्या कर रहा हूँ, बट अब मैं प्रमोट भी इसलिए कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ लोगों को पता चले कि एक ऐसा फाउंडेशन है जो आपकी हेल्प कर सकता है। नहीं तो क्या हो रहा है पता है, आजकल मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पे किसी गरीब को 10 रुपए दे रहे हैं और तुम उसको इंस्टाग्राम पे वीडियो बना के डाल रहे हो, तो व्हाई यू आर डूइंग इट, राइट? दिस इज नॉट राइट। और ये जो है ये मेरी मरहूम माँ जी के नाम से है बीबी बाई फाउंडेशन, तो ये बहुत पर्सनल है सर। मुझे बहुत से लोगों ने दे सेड दैट आई मीन वी वांट टू कंट्रीब्यूट, वी वांट टू डोनेट समथिंग। आई सेड नो, I'm not gonna take a single penny from anyone for this foundation because it's very personal for me. ये मैं सगे भाई से भी ना लूँगा, मतलब शायद मेरा भाई मुझे बोल रहा है कि अमन भाई I want to do something. I said no, this is only for me and I'm gonna take care of everything out there. Alright, so बीबी बाई फाउंडेशन के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा जब कुछ लाइफ में बन जाओ, जब तुम्हारे पास थोड़े भी पैसे हो ना, तो अगर उसका 20% अगर हम किसी को देते हैं या किसी के हमारे नियर बाय वाले लोग जो ज़रूरतमंद की हेल्प करेंगे ना, तो पैसे कम नहीं होंगे, उनकी दुआएं लगेगी तो शायद आप ज़रूर आगे बढ़ जाओगे। तो दिस इज़ द लेगेसी आई वांट टू यू नो लीव इट बिहाइंड दैट कि भाई ये बंदा था जो बहुत छोटी जगह से बड़ा बना और बहुत हम्बल चला है लाइफ पर, काफ़ी इंस्पायरिंग रहा है लोगों के लिए, और हर उन लोगों को मदद करो जिनमें टैलेंट है। सर मैं जैसे मैं बता रहा था आपको कि मैं चाहता हूँ वो लोग मुझे कांटेक्ट करें जिनको लगता है वो आगे बढ़ सकते हैं, और मुझमें अगर मुझे लगा ना कि ये मेरे जैसे पागल हैं वो चीज़ करने के लिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा, डेफिनेटली करूँगा। बहुत अच्छा लगा ये सब बातें आपकी सुन के। हाँ, तो आई बिलीव जैसे शाहरुख खान जी का बहुत ही नेक दिल है और सलमान खान जी का भी बहुत जेनरस हार्ट है, जहाँ पे वो इतना
कुछ करना चाहते हैं, करते भी हैं, जी। जो कि बिना बिना एक्सपेक्ट किए कोई चीज़। Okay. वैसे ही आप भी एक ऐसे एग्जाम्पल बन रहे हैं जो इस फाउंडेशन के साथ अच्छा काम करना चाहते हैं। बिल्कुल आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। बिल्कुल एंड मेरा पॉडकास्ट और मैं आपके गुड हेल्थ के लिए कामना करेंगे। जी, आप अपना thank you. ध्यान रखिए और आगे अपने सारे गोल्स को अचीव करिए। ठीक है। एंड आई हैव गुड होप्स कि आप अपने गोल्स को ज़रूर अचीव करेंगे। यू आर अ वेरी टैलेंटेड एंड एम्बिशियस पर्सन Okay. एंड आई कैन सी डैट कि जो चीज़ आप कह रहे हैं वो आप ज़रूर कामयाब होंगे उस चीज़ में। इंशाल्लाह सर, मैं कामयाब फॉर श्योर होऊंगा, ज़रूर होगा। क्योंकि दुआएं बहुत साथ है। डेफिनेटली। किसी के साथ कभी बुरा नहीं किया हूँ और दिन रात एक कर रहा हूँ खुद को आगे बढ़ाने में। तो जो कोशिश करते हैं ना, हाँ। वो कभी फेल नहीं होते सर। Definitely. मैं एक लास्ट चीज़ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है मेरी लाइफ में कोई, जिसके लिए कुछ कहना चाहूँगा ज़रूर। कि जब से शायद वो मेरे साथ है, मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई है, यू नो। सो देयर इज अ गर्ल कॉल्ड आफरा शेख. She is managing me right now. Right. She is my manager also. Right. So मेरे Instagram से लेके मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, if I'm not available, she coordinates. वो आपसे भी बात कर रही थी, आपने कर रहा था. हाँ जी। तो ये नो मेरे इस मैनेजर, मेरे आफरा के, मेरी लाइफ मैनेजर से मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई है सर. Of course. मैं बहुत कुछ ना, मैं कोई एक मैस्कॉट होता है, पता है, लकी मैस्कॉट. हाँ. आई फील दैट ये लड़की जो है मेरी लाइफ में एक लकी मैस्कॉट बनकर आई है. एंड यू नो शी टेक केयर्स ऑफ मी वेरी वेल. सो आई एम वेरी हैप्पी टू हैव हर. एंड यू नो दिस स्माइल, I can say that जितना स्ट्रगल या जितना डिप्रेशन जो ड्रग्स और रिलेशनशिप को यू नो की वजह से प्रॉब्लम मेरी लाइफ में हुई है, दैट गर्ल हैज ब्रिंग happiness in my life. So I'm very thankful to Afra that, you know, she's managing me very well in my personal life and at my work as well. Right. So thank you, Afu. Thank you so much. We are happy that you have finally found a very good soulmate. And it's like we definitely wanted this to happen. Yep. As in, because हम चाहते हैं कि जैसे आप हैं as a personality, Yep. जो अच्छी नीयत आप रखते हैं, जी. तो you should be blessed with all the good things. जैसे कुछ लोग हैं सर जिनको मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ, जिनने मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन लोगों के नाम लेके बताना चाहूँगा who they are. Definitely. So सबसे पहले तो नो डाउट मेरी माँ जी और मेरी मम्मी. तीसरा एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है मेरी लाइफ में, नॉट इंस्पिरेशन बट काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ उनसे. मेरे भाई हैं एक कज़न इमरान कुरैशी, जिन्होंने मुझे वो बॉलीवुड का कीड़ा उनके साथ जाके फिल्म सिटी जाना. सो थैंक यू सो मच इमरान भाई. यू नो मैं बहुत फॉलो किया हूँ बचपन से आपको अपनी लाइफ में. बहुत सारी चीज़ें जो मैंने किया हूँ वो आपको देख के सीखा हूँ और करा हूँ. सो यू विल ऑलवेज बी अ मेंटोर एंड आई अप्रिशिएट दैट फॉर द लव यू हैव फॉर मी. आई वांट टू थैंक प्रणव सचिन इज एडमिन ऑफ SRK यूनिवर्स. यार मतलब वो बंदे ने ना मुझे कभी ये फील नहीं होने दिया दुबई में कि मैं दुबई में अपने बिना फैमिली के रहता हूँ. हर एक चीज़ में प्रणव, यू केम एज एन एंजल इन माई लाइफ. मैं इतना भरोसा कर सकता हूँ दैट इफ प्रणव इज देयर इन दुबई, मुझे कुछ नहीं हो सकता है सर. वो बड़े भाई जैसा मुझे हर चीज़ों के लिए, कुछ भी चीज़ें मैं बताना नहीं चाहूँगा उसने मेरे लिए क्या क्या किया है, बट ही हैज़ डन अ लॉट फॉर मी. और वो कहीं ना कहीं प्रणव की चीज़ें थी ना जो मैं मुझे इवेंट इंडस्ट्री में, मन तुझे आगे बढ़ना है, मन तुझे आगे बढ़ना है, तू ये नहीं करना, तू नहीं. तो थैंक यू सो मच भाई. यू हैव बीन समवन वेरी स्पेशल इन माई लाइफ. देन आफरा का मैंने बताया, मेरी बहन है, मेरे भाई, मेरा छोटा भाई है, ये लोगों ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है. और बहुत से ऐसे लोग हैं सर, अतर भाई जिसकी आपने बात की थे, अतर भाई का थैंकफुल हूँ जिन्होंने मुझे पहली अपॉर्चुनिटी दी थी जॉब के लिए. और वो जो लड़की थी जिसके बारे में बताना नहीं चाहता हूँ ज़्यादा डिस्कस, शी गॉट मैरिड, बट आई रियली वांट टू थैंक हर एज वेल सर. आप ये प्लीज़ अपने पॉडकास्ट में डालना दैट वॉट एवर हैपेंड इट हैपेंड. एंड यू नो मैच्योरिटी इसमें है कि गलतियाँ हमारी दोनों की थी एंड वी बोथ मूव्ड ऑन. एंड थैंक यू सो मच बिकॉज अगर शायद तू ना मुझे तूने मुझे अगर वो चीज़ें नहीं कराई होती, मैं दुबई नहीं आता और दुबई आके मैं जो आज बैठा हूँ, जो इंटरव्यू दे पा रहा हूँ, वो नहीं हो पाता. सो थैंक यू सो मच. नो हार्ड फीलिंग्स फॉर यू. आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट. सो ये लोग हैं जिन्हें मैं पर्सनली थैंक यू करना चाहता हूँ. बहुत बड़े इंस्पायरिंग लोग हैं लोग मेरी लाइफ में सर. सो थैंक यू गाइज. आई लव यू एंड फॉर यू ऑल आई एम ऑलवेज देयर. थैंक यू ईमान जी. ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा हमें और आपके साथ समय बिता के, आपको जान के बहुत सी चीज़ें समझी हमने. और जो BBY फाउंडेशन है उसके बारे में जान के भी बहुत अच्छा लगा कि आप इतना नेक काम करने वाले हैं. जी सर. सो थैंक यू, आप पॉडकास्ट में आए एंड आई होप हम जीवन में कभी आगे पॉडकास्ट करें. फॉर श्योर. आप दुबई आएंगे अभी, आपको मैं भी दुबई बुलाऊंगा. आप ज़रूर वहाँ पर आएंगे.
और आप करेंगे. जरूर. So thank you so much guys and everyone जिनका मैं नाम भी भूल गया हूँ. Please follow Vishal. Vishal is doing a fantastic job. मैं बहुत रेयर लोगों के पास अपने इंटरव्यूज को बहुत सिलेक्टिव हूँ अपनी चीज़ों के लिए, लेकिन विशाल में वो टैलेंट है. विशाल, ऑन दिस रिकॉर्डेड लाइन आई वांट टू से दैट इफ़ यू नीड समवन लाइक एन यंगर ब्रदर, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. और अगर ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी लगी जहाँ मैं आपको आगे बढ़ा सकूँ तो डेफिनेटली बढ़ाऊंगा. तो थैंक यू सो मच विशाल, इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू ब्रदर. यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब. थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स. सो आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा. ये पॉडकास्ट हम हमेशा से करना चाहते थे, क्योंकि हम एक ऐसे सेलिब्रिटी को इस पॉडकास्ट में लाना चाहते थे जो अपने जीवन को इस तरह से हर मुश्किल वक्त से आगे बढ़ने का एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं और बहुत नेक काम कर रहे हैं. सो आई एम श्योर हमारे ऑडियंस को ये पॉडकास्ट ज़रूर पसंद आया होगा और आगे भी हमारे पॉडकास्ट आप देखते रहिएगा. यूथक्वेक इस पॉडकास्ट का नाम है, जिसका मंत्रा है डिसिप्लिन इज़ ग्रेटर देन मोटिवेशन, और हमारे जो गेस्ट हैं वो इस बात को साबित करते हैं. सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट. थैंक यू.